नमस्कार दोस्तों, आज का प्रोग्राम हमारा है इनर स्ट्रेंथ इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड बाय कैलाश एजुकेशन। इनर स्ट्रेंथ इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फिजिकल, डिजिटल, मेंटल वेलबींग के ऊपर। हमारे साथ आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि मोटिवेट भी करते हैं और कथा भी सुनाते हैं। श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज बरसाने से। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ महाराज जी। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि आज की जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत थका और फंसा महसूस करते हैं। मे भी जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको तो अभी मज़ा आ रहा है फ़ोन चलाने में, बट कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपसे आज बात करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर 3 सेक्शंस के ऊपर: फिजिकल वेलबींग, डिजिटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, और आपके थॉट्स जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आपने ये जो जर्नी करी, ये कैसे स्टार्ट हुई? आप बरसाने से हैं, ब्रज से हैं, ब्रज भूमि से हैं, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले नमस्कार। और मेरी जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ कैसे और आध्यात्मिक लाइफ कैसे शुरू हुई। असल में आध्यात्मिक लाइफ के बारे में मैं कहूँगा तो मेरे माता पिता का संस्कार, और दूसरा कि जैसे कहावत है कि मोड़ चिते चिताए आते हैं। कुछ चीज़ें अपनी आप ही होती हैं। जैसे आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे बचपन से बड़े आध्यात्मिक होते हैं और बहुत सारे बूढ़े लोग भी आध्यात्मिक नहीं होते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो संस्कार लेकर के आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने किसी दर्जी को देखा हो तो जिस कपड़े को शाम के टाइम छोड़ के जाता है ना, सिला नहीं पूरा, थोड़ा बहुत रह गया, अगले दिन आकर के उसी को ही सिलता है, कल जिसको छोड़ के गया था। उसी तरीके से क्या होता है, कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है, जो संस्कार लेकर के आता है, तो पहले करके आया है, कुछ रह गया, फिर उसको अगले जन्म में वो पैदाइश ही मिलता है, बचपन से मिलता है। जैसे द्रौपदी को भक्ति मिली, प्रहलाद जी को भक्ति मिली, उसी प्रकार मेरा जीवन रहा है, मेरी लाइफ, मेरी जर्नी मेरी इसी प्रकार रही है। तो मेरा बाल्यकाल से मेरा मेन जो फोकस रहा, मुझे कथावाचक ही बनना है, मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, मुझे गीता भागवत रामायण यही सब करना है। और जिसके अंदर बहुत अच्छे विचार हम संजो सकते हैं, वो विचार मुझे पढ़ने हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के हों, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हों, वो चाहे स्वामी राम तीर्थ के हों, चाहे जो भी बड़े बड़े फिलोसफर हमारे दुनिया के अंदर हुए हैं, उनको पढ़ना है। तो मेरा बचपन से यही मेन मुद्दा रहा, उसी को मैंने पढ़ा, अभी भी पढ़ता हूँ, तो उसमें मेरी खुशी है। और उसी के चलते मैं भागवत रामायण गीता उपनिषद शिव पुराण सबका कथावाचक भी हूँ। आज सारी दुनिया सुनती है, ये प्रभु की कृपा है और मेरे माता पिता की। मैं पिछले कुछ 8-10 साल से बच्चों से कनेक्टेड हूँ और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो हमारा सीबीएसई का करिकुलम, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आईबी का बड़ी करिकुलम है, उसमें कहीं भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जी। और होता ये है कि बच्चों को साइंस इतनी ज्यादा पढ़ाई जाती है कि उनका जो लॉजिकल माइंड है वो तो डेवलप करा दिया जाता है, जो इमोशनल माइंड है उसको सब्सिडाइज कराया जाता है। बस यही तो ठीक नहीं हो रहा, जो आपने अभी कहा कि भाई अब आज का जो बच्चा है ना, वो हर चीज के पीछे इसीलिए लॉजिक मांग रहा है जी। आज के आप किसी भी युवा से बात करिए, आज के यूथ से बात करिए, वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई वही जाया जा रहा है जी। तो हमारे दिमाग की क्या एक विचारधारा बन गई है कि हमको साइंस की बात ही माननी है। यद्यपि आप ध्यान से देखेंगे तो साइंस भी वही कह रहा है जो शास्त्र कह चुका है। बिल्कुल। आज जो रिसर्च करके बात कही जा रही है, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ऋषियों ने उन बातों को रिसर्च किया है। आज का विज्ञान जिस बात की खोज कर रहा है, आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने इस बात की खोज करी है और उसी बात को आज के तरीके से कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस की बात को स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्र की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आज के बच्चे से आप पूछ के देखिए, वो यही पूछता है, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, भाई जल देते हैं, क्या लॉजिक? समझिएगा, तुलसी जी को जल देते हैं, क्या लॉजिक? भोले शंकर पर जल क्यों चढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर जल क्यों चढ़ाते? एक्चुअली लोग ये भी पूछ रहे थे, भाई कथा में जाके बैठते हैं 4 घंटे, कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे? अगर उनसे कोई ये पूछे कि भाई तुम बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो, कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ सूर्य को जल देने के पीछे क्या लॉजिक है, वो भी सिस्टम है। एक्चुअली क्या है कि
हम विज्ञान के तरीके से भाषा को समझते हैं। जैसे हम साइंटिफिक रीजन कहते हैं, अगर आप सूर्य को भी जल देते हैं तो हमारे यहाँ की परंपरा है, आप भगवान सूर्य को जल दीजिए। आपको चाहे भाव हो, चाहे श्रद्धा हो या ना हो, आप जल दीजिए। आप 15 दिन में अपने अंतर, एक बॉडी के अंदर परिवर्तन पाएंगे। आपकी मानसिक विचारधारा अपने आप ही मतलब एक आध्यात्मिक होती जाएगी केवल जल देने से। आप तुलसी जी का स्पर्श करिए, तुलसी पत्र का स्पर्श करिए, आपके अंदर एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार होगा। जैसे हम पॉजिटिविटी भी कर सकते हैं, एक सकारात्मक विचारधारा। आप कथा में आकर के चाहे समझ में नहीं आए, आप आधा घंटे के लिए आके बैठ जाइए, आपको लगेगा कि आप मतलब एक दिव्य देश में बैठे हैं। अगर आपके अंदर जरा सा भी संस्कार है, मेन बात समझिएगा, संस्कार वाली बात। अगर वो नहीं है तो आपको ना तुलसी जी को जल दे के कुछ मिलेगा, ना सूर्य को जल दे के मिलेगा। फिर वही बात कि किसी के अंदर वो संस्कार होता है और किसी के अंदर दूर दूर तक नहीं होता। तो हम इसी से ही हम अपने पहले सेक्शन पे आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग के अंदर क्या चीज रहती है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप, आजकल के बच्चे सिर्फ फोन पे रहते हैं, प्लेग्राउंड में जाते नहीं है, लाइफ के अंदर उनके पास या तो बुक्स है या फोन है, जो बीच के एक बच्चे की जीने की तरीका होता है, वो सारी चीजें हो गई हैं गायब। तो पहला प्रश्न महाराज जी मेरा आपसे ये है कि बॉडी और माइंड का स्पिरिचुअली क्या कनेक्शन है? देखिए, शरीर और मन, अगर शरीर नहीं होता तो मन क्या करता, और यदि मन ही होता और शरीर नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी है। हमारी देह के अंदर क्या है, इसी के अंदर मन है, जिसको आप आत्मा भी कह सकते हो। और ये एक ऐसी ग्रंथि है जो आपस में जुड़ी है। इसके साथ जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, अगर वो इससे जुड़ी हुई है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है। जैसे आप देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं उनके चेहरे के नूर से ही पता चलता है कि इनका कुछ अलग ही कनेक्शन है। जो आध्यात्मिक होते हैं और जो आध्यात्मिक नहीं होते, आप उनके चेहरे देखिए, वो बुझे बुझे से लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वो मतलब सारे नीरस हो गए हैं, उनके अंदर रस नहीं है। वो रस ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा टाइम मोबाइल में देना है, कंप्यूटर पे देना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, और अपना जो जीवन है जिसको हम कहते हैं नेचर के साथ जीना, वो तो है ही नहीं ना। तो इसलिए क्या है कि मन का और शरीर का आपस में कनेक्शन है। और आप इस शरीर से, जब मन से आप स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर होता है। तो महाराज जी मेरा अगला क्वेश्चन रस से ऊपर ही है। मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इवन बच्चे, मैं देखता हूँ आजकल उनका सैटरडे भी स्कूल कर दिया गया है। ज्यादातर क्लासेस कई बार उनकी ऑनलाइन होती हैं, वीकेंड्स पे भी। तो जो ये रस निचोड़ा जा रहा है हम लोगों से थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू फिजिकल वेलबींग खराब करके, तो इसको वापस कैसे लाया जाए? देखिए, अब आज के समय की मांग कुछ ऐसी हो गई है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, अगर आप लैपटॉप पे काम नहीं करेंगे, तो फिर जीवन कैसे चलेगा? और जीवन नहीं चलेगा तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ेगा। तो उसके लिए काम भी जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बच्चों की बात करी, देखिए, अब मैं बच्चों की यदि बात करूं तो आज के बच्चे कौन से कबड्डी खेलते हैं, आज के बच्चे कौन से गिल्ली डंडा खेलते हैं। पुराने जमाने में कितने जबरदस्त खेल होते थे बच्चों के, आजकल वो कहाँ दिखते हैं। इसलिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पड़ोस का मैदान अभी तक खाली है। मेरे पड़ोस का मैदान अभी तक खाली है। बोले क्यों? बोले एक मोबाइल बच्चों की गेंद चुरा के ले गया जी। अब ऐसा ही तो हो रहा है। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल हाथ में है, टीवी पे वो कार्टून देख रहे हैं, तब खाना खा रहे हैं। इसका आप देखिए, विकास नहीं है, विनाश है। और अगर यही हाल रहा तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा समस्या में हम लोग आ जाएंगे। अब रही बात वर्क फ्रॉम होम की, कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, या लैपटॉप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा है कि भाई देश विदेश में काम आज कर ही रहे हैं, वो भी जरूरी है। पर उसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को, कि आपको जितना भी समय मिल रहा है अपने लिए, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, या 5 घंटे काम कर रहे हैं, या 6 घंटे का, आपको अगर 4 घंटे भी अपने लिए मिल रहे हैं, या 6 घंटे भी अपने मिल रहे हैं, तो आप उन पलों का आनंद लीजिए। और मैं कहूंगा कि उस समय आप मत मोबाइल ज्यादा यूज करिए, मत लैपटॉप यूज करिए, आप अपने आप ही से जुड़िए। किसी पार्क में जाइए, बड़ों के पास बैठिए, थोड़ा बच्चों के साथ में उधम मचाइए, कुछ ऐसा करिए जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। जी। बाकी महाराज जी, हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या सिखाते हैं कि आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि हम अपना टाइम कैसे कम करें। तो हम लोग उनको ये सिखाते हैं कि आप पार्क में जाइए, आप सन को देखिए, सुबह सन को देखिए, शाम को देखिए, और स्टार्स को देखिए।
स्टार्स को मॉनिटर कीजिए ताकि आप नेचर से किसी तरह से कनेक्ट हो। देखिए, इस कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी धारा है। जी आज अगर मैं आज के युवा से कहूँ या किसी और आदमी से कहूँ, तो कौन आदमी नंगे पाँव चलता है? जबकि नंगे पाँव चलना ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है कि धरती के साथ अपने आप को जोड़ना। जी हमारे यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंच महाभूत है। जी ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपको कम से कम 24 घंटे में या हफ्ते भर में या 15 दिन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप अपने जो पंच महाभूत हैं आप उनसे जुड़े। जैसे कभी 24 घंटे में एक बार नंगे पैर चलिए जमीन पर। उसका साइंटिफिक रीजन भी है। अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो आपके पैर के अंदर जो नसें होती हैं वो सारी टच करती है मस्तिष्क में, जिससे आपको एक बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, शक्ति का संचार होता है। हमारे यहाँ कहा गया कि भाई आप कम से कम एक बार जमीन में लेटिए, या हमारे ब्रिज में यदि आप आओ तो ब्रिज की रज लगाओ जी या दंडोती लगाओ, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। जी। उसके साथ क्या होता है कि पृथ्वी के साथ आपको जुड़ना होता है। आप अगर वो नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी हैं, यहाँ पे ब्रिज नहीं है, तो आप पैदल चल सकते हैं नंगे पाँव। तो पृथ्वी जल कम से कम हो सके तो 24 घंटे में नहीं, 5 दिन में, 7 दिन में एक बार किसी जलाशय में स्नान करिए जी। सरोवर में नहाइए, नदी में नहाइए, ऐसी जगह पे जो प्रवाहित जल हो, एनर्जाइज हाँ, स्पेस जो नेचर जी, नेचर वाली बात, जी। जो प्रवाहित, कोई नदी हो और जहाँ का प्रवाह हो। ऐसा नहीं कि तालाब के अंदर आपने पानी भर के नहा लिया और फिर जो आजकल हम शहरों में देखते हैं एक अलग या विषय हो वाटर जाता पार्क चले गए। तो पृथ्वी जल तेज 24 घंटे में कभी ऐसा करिए, चाहे 1 मिनट के लिए करिए, चाहे 5 दिन में करिए, 2 मिनट के लिए करिए, कभी अग्नि के आसपास जहाँ अग्नि जल रही हो, या फिर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम घर में दीपक जलाइए। दीपक जला करके उसके इर्द गिर्द आप रहिए। और देखिए उसका एक बहुत बड़ा थॉट्स, जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके मस्तिष्क के अंदर आएंगे उस दीपक को जलाने से। और उसकी लौ भी जलती है तो आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं कुछ है। क्यों? क्योंकि आप नेचर से जुड़ रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु कम से कम ऐसा करना चाहिए 5 दिन में, 7 दिन में, कि एक बार खुले आसमान के नीचे, चाहे किसी पार्क में हो, चाहे कभी अपने घर की छत पे हो, या ऐसी जगह जहां से पूरे आप खुले आसमान के नीचे और आप उस वायु को स्वीकार कर रहे हैं, उस हवा को स्वीकार कर रहे हैं और आप उसका खुल के आनंद ले रहे हैं हवा का। तो उससे क्या होता है, आप नेचर से जुड़ते हैं जी। शहरों में वो ऐसा नहीं हो पाता कि आपको खुली हवा मिल जाए, तो कभी पार्क में जाना पड़े या किसी ऐसी खुली जगह पे जाना पड़े, चाहे हफ्ते में जाइए, चाहे 5 दिन में जाइए। और 5वीं बात कहूंगा, आकाश। कभी 5 दिन में, 7 दिन में अपने घर की छत पे चढ़ के आकाश का आनंद लेना चाहिए। रात्रि के समय जब तारे निकल रहे हों या चंद्रमा प्रकाशित हो रहा हो, या सुबह में भी कभी, जिसको हम सनराइज कहते हैं, तो सुबह के टाइम में या जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, तो आप उस समय आकाश को देखिए, आप उस समय प्रकृति को देखिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जी, बहुत आपने अच्छे से चीजें समझाई। सेकंड सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। महाराज जी, पीछे मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और मेरे को ये पता चला कि आजकल का जो यूथ है उसमें से 50% यूथ फोमो में करता है, फियरिंग ऑफ बीइंग मिस्ड आउट, कि यार मैंने तो उसको इंस्टाग्राम पे देखा था, वो ये वाले जूते खरीद रहा है, ये वाले घूमने जा रहा है, लोग बात डालते हैं, आपने देखा होगा। और सामने वाले बंदे को लगता है कि ये तो मैं तो जीवन मिस कर रहा हूँ। बट जो उनको समझ नहीं आता वो ये है कि वो 24 घंटे में से 240 फोटोज जो उन्होंने ली होती है, उन 240 फोटोज के 24 फोटोज के अंदर से 2 या 4 फोटोज डाल के सामने वाले को ऐसा फील कराया जाता है मेरी जिंदगी तो वाह है, बट असलियत में कुछ और है। तो महाराज जी, इस पे थोड़ा सा हमने और रिसर्च करी, तो कुछ गवर्नमेंट डेटा को स्कैन किया और उसमें हमारे को पता चला कि 85% स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर के अंडर है। 68% बच्चे जो यूथ है, मैं आपको कहूंगा 11th-12th के या इवन जो कॉलेज में भी हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो ये फील करते हैं कि हमने जो अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लिया है वो या तो फैमिली का प्रेशर है, क्या बेटा तू तो सीए ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, या वो दोस्तों का प्रेशर है। तो महाराज जी, इसी के ऊपर हम आगे अब बात करेंगे कि कैसे जो स्क्रीन टाइम है, हम लोग फोन पे जो स्क्रॉलिंग करते हैं, उससे कैसे हमारा फोकस और हमारी शांति, मन की शांति हिल जाती है। तो इस पे थोड़ा सा आपका विचार। असल में क्या है कि हम जो मोबाइल पे टाइम गंवा रहे हैं या
किसी और को देख करके खुद ये सोच रहे हैं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, वो ही तो ठीक नहीं है। कि हम दूसरे को देख करके ये महसूस कर रहे हैं कि वो उसके पास ये चीज है, उसके पास ये चीज है, उसके पास ये चीज है। अरे भाई, सिस्टम ये है कि अगर आप किसी चीज से सुकून चाहते हैं तो वो सुकून अपने अंदर ही मिलेगा। दूसरों को देख करके तो बेचैनी बढ़ेगी कि उसके पास ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं। अब रही बात प्रेशर की, कि जैसे माता पिता कहते हैं कि तुझे सीए बनना है, कि तुझे बीटेक करना है, कि तुझे इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है। मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूंगा, मेरी व्यक्तिगत रुचि क्या है या आपकी व्यक्तिगत रुचि क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, जो आपको पसंद है आप वो बनिए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कथावाचक बनाना चाहता हूं और आपको बनना नहीं है, तो मेरी बेवकूफी है। आपकी जिसमें रुचि है तो मुझे भी लगता है कि मैं उसके लिए आपको प्रोत्साहित करूं। माता पिता को भी चाहिए कि जिसकी जिसमें रुचि हो, दोस्तों को भी चाहिए। दोस्त का मतलब यही होता है, मित्र का मतलब, कि जिसकी जिसमें रुचि हो वो उसको उसके लिए सजेस्ट करे। जी। तो मेरा मानना ये कि किसी और को देख करके हम खुद परेशान ना हो, हमारा जो सही निर्णय क्या है उस पर हमें चलना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आप व्रत रखते हैं? बिल्कुल। व्रत रखने से क्या फायदे होते हैं? क्या फायदे हैं इसीलिए व्रत रखूं? महाराज जी देखो, मेरी जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है, वो हर चीज नाप तोल के करती है कि फायदा होगा या नहीं होगा। मेन बात वही कि क्या लॉजिक है, तो वही साइंस की बात। देखो, एक बहुत समझने वाली बात है, मेडिकल साइंस भी स्वीकार करता है। मैं साइंस के तरीके से आपकी बात का उत्तर देता हूँ। जी। आप 15 दिन में भी अगर एक दिन भूखे रहते हैं, जैसे एकादशी 15 दिन में एक बार होती है, महीने में 2 बार होती है। मेडिकल साइंस भी, मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ रिसर्च किया, किसी को पेट की बीमारी हुई तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप 15 दिन में एक दिन भूखा रहिए। बहुत बड़े डॉक्टर थे जयपुर के। तो मैंने उनके साथ में कंसल्ट किया, मैंने कहा जी आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप इनको बोल रहे हैं कि 15 दिन में एक दिन भूखे रहें तो ठीक हो जाएंगे। बोले ये सबसे बड़ा इलाज है। तो इस साइंटिफिक रीजन है, मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि अगर आप 15 दिन में एक दिन भूखे रहते हैं तो आपकी जो पूरी बॉडी होती है, इस मुंह को हम चलाते हैं दिन रात, हमारे अंदर की जो सारी व्यवस्था है उसको भी तो रिलीफ मिलना चाहिए, उसको भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप हर चीज के लिए रेस्ट दे रहे हैं, अपने लिए रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई रेस्ट नहीं है ना। आपके पेट के लिए कहाँ है रेस्ट, आपके मुंह के लिए कहाँ है रेस्ट? वो दिन रात चल रहा है, सुबह भी शाम को भी, पेट भी दिन। तो कम से कम 15 दिन में एक दिन ऐसा हो जिससे आपके अंदर की जो सारी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, सारे सिस्टम जो बॉडी के अंदर हमारे बना है, पेट के अंदर बना है, उनको एक शांति मिले। उससे क्या होता है, भूखा रहने से या व्रत करने से कोई शक्ति कम नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। अब रही बात कि आप एकादशी वाले दिन ही क्यों करते हैं या जन्माष्टमी वाले दिन ही क्यों करते हैं, फिर तो भूखे कभी भी रह सकते हैं अगर भूखा ही रहना है तो। ये तर्क है। देखिए, फिर वही बात कि अपने ग्रह नक्षत्र योग जब किसी तालमेल में होते हैं, अनुकूल होते हैं ना, तो उसकी व्यवस्था बनती है। कुंभ का पर्व अभी लगा, आप जानते हैं जनवरी से लेकर फरवरी तक, अब क्यों नहीं लग जाता? क्यों? क्योंकि अब उसके सारे ग्रह नक्षत्र, सारी व्यवस्था उसकी अब वो नहीं है जो थी। आज वैशाख प्रारंभ हुआ है, चैत्र नहीं है, लेकिन आज की वैशाखी की अपनी एक अलग महिमा है, कल तक की अपनी एक अलग महिमा थी। तो अब जिस उस बात को सोचेंगे कि ऋषियों ने जो रिसर्च करके व्यवस्था बनाई पूरी दुनिया की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकली बनाई और बहुत आध्यात्मिक तरीके से बनाई और धार्मिक लोग के लिए धार्मिक विचारधारा से बनाई। हमारे आजकल के लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग तो रखते हैं बट व्रत पे विश्वास नहीं रखते हैं। बट मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, जिस हिसाब से हम लोग डिजिटली इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो एक डिजिटल व्रत रखना चाहिए। आपका आपका क्या थॉट है कि बच्चों को किस तरीके से, या इवन जो यूथ है उसको किस तरीके से कम करना चाहिए अपना स्क्रीन टाइम? नहीं, मुझे लगता है कि आप डिजिटल व्रत की यदि बात करते हैं तो जी, वो तो रखना ही चाहिए। और हो सके तो मैं तो सबको सलाह देता हूँ और आज के यूथ को सलाह देता हूँ कि कम से कम जो हम आज के टाइम में 24 घंटे में जो 3 घंटे 4 घंटे जो मोबाइल पे गंवा रहे हैं, या 5 घंटे, बहुत सारे लोग 6 घंटे गंवाते हैं, आप 15 दिन में एक दिन ऐसा करिए कि उस दिन आप मोबाइल नहीं छुएं। आप उस दिन किसी ऐसी जगह पे जाइए, उस दिन आपके मोबाइल का सब कुछ बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, सारी व्यवस्था, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब बंद हो जाए और वो आप मोबाइल दूर कर दीजिए। एक तरीके से व्रत है ये, केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है, ये भी एक व्रत है। अगर आप उस तरीके से जीवन को जिएंगे तो अगर आप 15 दिन में भी एक दिन कर रहे हैं
तो उसी से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक रिसर्च करी थी 2022 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो महाराज जी उसमें ये पता चला कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 आर स्पेंडिंग मोर देन 3 hours पर डे। 3 घंटा अगर कोई बच्चा या यूथ स्पेंड कर रहा है तो मुझे लगता है उसकी तो एनर्जी वैसे ही दिन भर खत्म हो जाएगी। खत्म ही नहीं हो जाएगी। अगर यही हाल रहा तो इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं। मैं अक्सर ये बात कथाओं में भी कहता हूँ, और कोई मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं केवल मन से बातें कर रहा हूँ, मैंने कई सारी चीजों को पढ़ा है। जिस तरीके से हमारा आज का दौर, अच्छा बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए कि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है या ये जो लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जो समझदार लोग हैं वो उससे दूरियां बना रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। फोन ही चेंज कर रहे हैं अपना, वो पुराना वाला फोन ले रहे हैं जिसमें होता ही नहीं। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को आंख की प्रॉब्लम आ रही है, कोई खाना नहीं खा पा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी मेमोरी इतनी वीक होती जा रही है कि हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ लेते तो कुछ याद नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में घुसा है मोबाइल। मैं कोई मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, आज की टेक्नोलॉजी उसका आविष्कार हुआ है। दूसरी बात, उसका उपयोग होना चाहिए, भरपूर उपयोग होना चाहिए। आज हम भी जो कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितने सारे लोग इसको बाहर सुनेंगे, लेकिन उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। कि क्या हम दिन रात चैटिंग में लगे, 1 सेकंड के लिए कोई खाली नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी हानि है ये। आपने देखा होगा पुराने जमाने में 4 लोग मिलते थे तो 4 तरह की बातें करते थे। अब 4 लोग मिलते नहीं है, मिल भी जाते तो सब मोबाइल में लगे अपने अपने। तो जो एक व्यक्तिगत विचार जो पैदा होता था, 4 लोगों की विचारधारा जो पैदा होती, तो वो कहाँ है, मर रही है वो विचारधारा। बिल्कुल। और उससे कितनी बड़ी हानि होती जा रही है। लोगों के पास गूगल का ज्ञान है लेकिन बुजुर्गों का ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान है लेकिन अपने बड़ों का ज्ञान नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है वो। जी महाराज। तो महाराष्ट्र मैंने ना एक रिसर्च और पढ़ी, मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ कि बच्चों को किसी तरह हेल्प करा सके। तो आजकल जो मेंटल वेलबींग एक नया टर्म हमारे यहाँ आ गया है, और इंडियन सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप एक बार जाके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। बट कहानी क्या है, हाँ, हम जो कैलासा एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम वो ये काम कर रहे हैं कि जो एक बेसिक फर्स्ट एड दे दी जाए बच्चे को या किसी एक यंग एडल्ट को, ताकि उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बात पे कि हम साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं। आज से आप 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 30 साल, तो कौन ऐसे डॉक्टर होते थे जिन्हें ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता था। दुनिया तब भी थी। आज ही लोग क्यों पागल हो रहे हैं, आज ही लोगों को क्यों ज्यादा जाना पड़ रहा है साइकेट्रिस्ट के पास, आज ही क्यों नींद की दवाई खानी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन की दिनचर्या है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, जिसके कारण हम लोग जिसको कहेंगे कि मतलब हमारी सारी एनर्जी ऐसी ऐसी खत्म हो रही है, उसका हम कोई फायदा भी नहीं कर पा रहे। हमारा जो ब्रेन है, इसको ईश्वर ने ऐसा बनाया कि आप दिन रात इससे काम करो ना, तब भी थक नहीं सकता। ईश्वर ने इसे ऐसा बनाया, और हम इसका उपयोग केवल थोड़ा सा करते हैं, और ज्यादा इसका उपयोग हम ऐसी चीजों में करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिसके कारण हमारे सामने परेशानियां शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और फिर हमें साइकेट्रिस्ट के पास भागना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 0.75 साइकेट्रिस्ट है 1 लाख लोगों के ऊपर इंडिया में। ये बहुत एक स्टैगरिंग नंबर है। इससे मैं बस ये जानता हूं कि बच्चों को जो जरूरत पड़ेगी वो यही पड़ेगी कि फिजिकल, डिजिटल, मेंटल वेलबींग उनको मिल जाए, ताकि वो उस लेवल तक जा ही ना। और आपके और मेरी जो हम बात कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ही सिर्फ ये है कि उनको थोड़ा बहुत हेल्प आउट मिल पाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन महाराज जी, आपके हिसाब से जैसे जो लोग स्ट्रेस्ड फील करें, अकेला महसूस करें, तो उस टाइम वो क्या करें, वो किस चीज से कनेक्ट करें? बहुत बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हैं, और आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे के माइंड में स्ट्रेस होता है और अकेलापन, बुझा बुझा सा। तो मैं ये कहूँगा कि आज एक जो हवा चली है, हवा मतलब जैसे मोबाइल की हवा, जैसे संग की हवा। आजकल बच्चों को भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया पढ़ने का, छोटे छोटे बच्चों को। और में जितना खुद का वजन नहीं होता, उससे ज़्यादा उनके बैग में वजन होता है, पढ़ाई का प्रेशर है। तो ठीक है, होना भी चाहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपको लगता है कि आप रसहीन हैं, आपको लगता है कि आप बुझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर एक मायूसी छा रही है, तो
एक बहुत बड़ा काम कर रहा है आज के टाइम में योग, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, लेकिन वो विधिवत होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि या तो किसी गुरु से आप सीखो, मनमाना काम नहीं। आज योग से अथवा मेडिटेशन से या ध्यान से या प्राणायाम से हम कुछ दिनों में ही ऐसा पाते हैं कि जो हम सोचते हैं कि हम कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या हम थोड़े खोए खोए से महसूस कर रहे हैं, या थोड़े बुझे बुझे से, कुछ दिनों में हमें ऐसा अनुभव होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे प्रॉपर तरीके से, कि वो जो बदलाव है वो कुछ फिर हमें अलग नजर आएगा। जी। तो मैं उसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम उसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन महाराज जी वो ये है कि आप जितने भी पेरेंट्स से मिलो या टीचर्स से मिलो, टीचर्स पेरेंट्स की कंप्लेंट करती हैं कि वो प्रेशर डालते हैं इसलिए बच्चा ऐसे करता है, और पेरेंट टीचर की कंप्लेंट करते हैं कि स्कूल में पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, बच्चा तो ये कर रहा है। बीच में फंसता है बच्चा। अब बच्चे को के पेरेंट्स को, क्योंकि देखो पेरेंट्स के पास वो ज्यादा रहता है और मेरे को लगता है पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू टीचर्स। आपका क्या एक छोटा सा एक मैसेज जो कि उनको हेल्प आउट करे? मैं इस बात कहूंगा कि पेरेंट्स को अगर समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो टीचर को ना बोल करके अपने तरीके से उसे हैंडल करें। और टीचर को ये बात समझ में आ रही है कि बच्चा ऐसा है तो सुधारना टीचर को है, अगर वो स्कूल में है तो पेरेंट्स को बोले ठीक है, लेकिन जब वहां बात नहीं पहुंच पा रही तो टीचर अपने तरीके से हैंडल करे उसे। और दोनों को समझ करके, अगर बच्चा समझदार है, उसको समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो सही समझ है उस पर वो चले। बच्चा छोटे बच्चे तो एक बात अलग है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सियाना हो जाता है और कुछ समझने लगता है, तो वो कुछ समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे यूथ के लिए, आपको क्या लगता है कि एक ट्रूली बैलेंस लाइफ क्या है जिसमें वो काम भी कर रहा है और घर भी संभाल रहा है, अपने आप को भी देख रहा है, अपनी जिंदगी को भी देख रहा है? तो इसमें ये जो बैलेंस हर एक यूथ ढूंढ रहा है, तो वो बैलेंस क्या है? बैलेंस देखो, जीवन में संतुलन होना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा जब मिलता है तो हम असंतुलित हो जाते हैं, नहीं भी मिलता तब भी असंतुलित होते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि हमें उतना ही देना जितनी हमारी औकात है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपके अंदर धैर्य है कि नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं। बुद्धिमान, समझदार और विवेकी व्यक्ति वही है जो, कभी जिंदगी है ना, अप डाउन होती है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब डाउन हो रही है तो उस पर भी धैर्य और संतुलन में रहे। और जब आप बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं तब भी आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत जल्दी ऊपर से नीचे आ जाएंगे। और वो धैर्य और वो संतुलन उसको आप खुद ही पैदा करते हैं। वो कोई आपको ला करके देगा नहीं कि मैं आपको दे दूं। हाँ, मेरे विचार से आपको एक विचार मिल सकता है, उससे आपको एक ताकत मिल सकती है, मेरे विचार की ताकत से, वो एक बात अलग है। लेकिन वो संतुलन है, वो जो धैर्य है, वो जो पेशेंस है, उसको आप खुद ही पैदा करेंगे। और जब उसको खुद पैदा करेंगे तो आप उस पर चलिए जो जीवन चल रहा है। खुद को जानने से ही वो बैलेंस आए। जी। पराशर, अगला चीज जो है वो जो यंग बच्चे हैं, जो 8वीं कक्षा से ऊपर के हैं, जो या छोटे बच्चों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनके लिए भी बहुत जरूरी है, कैसे उनको संस्कार दिया जाए? क्योंकि कुछ माँ बाप को पता ही नहीं है कि संस्कार, क्योंकि वो भी मॉडर्न एज से ही आए हैं, तो वो एक बैलेंस उनको दे पाए। क्योंकि मैं देखता हूँ यंग पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं इस चीज को। तो एक देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि माँ बाप को पता नहीं है, चाहे वो जितनी मॉडर्न है, फिर भी माँ बाप जानते हैं इस बात की पूजा करनी है। नहीं करे तो बात अलग है। जानते तो हैं कि मंदिर भी जाना है, नहीं जाए तो बात अलग है। नहीं जानना अलग बात है, जानते हैं, लेकिन जान के उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरा इंटरेस्ट नहीं है माता पिता का नहीं, तो बच्चों का कहां से होगा? जी। उसके लिए मैन ये बात समझनी पड़ेगी उन माता पिताओं को कि वे खुद उसके प्रति इंटरेस्टेड हों। और बच्चों के अंदर जो संस्कार डाल, आज हम सबको कार दे सकते हैं पर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है समाज में। बच्चा कहता है मुझे वो कार चाहिए, तो हम पैसे उठा के दे दिए बेटे। पर संस्कार की बात आए तो कौन बच्चा भगवान का भजन कर रहा है, कौन बच्चा पूजा कर रहा है, कौन बच्चा मंदिर में जा रहा है? मत करो पूजन, मत करो भजन, मंदिर तो जाओ, वो संस्कार तो जागृत हो, एक बीज तो डाला जाए। लेकिन हम खुद नहीं जाते तो बच्चे कहां से जाएंगे? रही बात संस्कार की, कि माता पिता को खुद को चाहिए जब उसका बच्चा छोटा है
3 बरस का या 4 बरस का या 5 बरस का, तो खुद उसके सामने बैठ करके पूजा करें, अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर। कभी मंदिर जाए तो साथ लेकर के जाए, तब आप उसको संस्कार डालेंगे, तब वो संस्कार भी मतलब उसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। अब रही बात कि हम, जैसे आजकल के बच्चे कार्टून देखते हैं, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मेरा ही बेटा, वो भी 3 बरस का है, चौथा बरस चल रहा है उसका। तो मैं बचपन से कथावाचक हूँ, मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी बहुत धार्मिक है। तो वो पैदाइशी बच्चा ऐसा है कि वो जब से बोलना सीखा तब से वो गायों का भक्त है, गौ भक्त। वो हमेशा कहता है मुझे गौशाला लेके चलो, गौ के रख में लेके चलो। वो गाय की तरह बोलता है, गाय की तरह रवाता है। ये बड़ी सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं उसको कभी देखता हूँ, मोबाइल में भी कुछ नहीं देखता, कार्टून देखता है, पर सिर्फ गाय देखता है। गाय देखता है या गोविंद को देखता है। कार्टून में जो ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं या गाय जो होती है, वो अगर खाना खाएगा तो मोबाइल देखता है, पर वो गाय देखता है, और वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल देगा, जब तक वो थोड़ा बहुत खाना खाएगा, उसके बाद कोई मोबाइल नहीं देखता। हाँ, वो गायों का भक्त है, गाय कैसे रवाती है, कैसे बोलती है। तो ये तो मेरे घर का ही मैंने अनुभव किया। वो भी 3 बरस का होगा, 3 बरस का हो गया, चौथा बरस का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को मोबाइल में भी जो कार्टून दिखा रहे हैं, उसकी बजाय आप उसे धार्मिक कार्टून दिखाइए, चाहे रामायण दिखाइए, चाहे महाभारत दिखाइए, चाहे कृष्ण लीला दिखाइए, जिससे कुछ उसके प्रति उसका आकर्षण पैदा हो। जैसे हमारी संस्कृति का भी प्रचार हो सकता है और बच्चे का मन भी रह सकता है। बहुत सुंदर आपने ये एक बोला। और मुझे लगता है, मेरी भी बेटी 1.5 साल की है, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उसको भजन से ही, टीवी देखना उसको, बट हम भजन चला दें उस टाइम। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। मैं गुरुजी, हम पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके जो शब्द थे, आपके जो थॉट्स थे, उनमें बहुत गहराई थी, और एक उनमें एक बड़ा धैर्य एक के साथ जो चलने का तरीका है लाइफ के अंदर, वो उसको पूरा दर्शा रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट के थ्रू हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे। इसमें से जो कुछ भी लोग आप इससे कनेक्ट होते हैं, इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सिर्फ बात सुन के रील की तरह आगे करने से कुछ नहीं होगा। आपको फॉलो करना होगा, आपको चीज़ों को देखना होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। बाकी महाराज जी देश दुनिया में अलग अलग जगहों पर कथा करते हैं। आप चाहे तो महाराज जी के चैनल पर पूरा स्केड्यूल आता है, आप वो देख के महाराज जी से भी मिल सकते हैं। और हम लोग यहाँ गुड़गांव में हम लोग भी हैं, आपको हमारी जो भी हेल्प चाहिए हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी। जय श्री राधे। राधे राधे।